के महामंत्री और यहाँ के प्रभारी और राज्यसभा के सदस्य दुष्यंत गौतम जी, हमारी लोकसभा की सदस्य और यहाँ की सह प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहन रेखा वर्मा जी, हमारे सभी वरिष्ठ यहाँ उपस्थित विनय जी मंच पर आसीन और हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ता बंधु, मेरे साथ आए संजय मयूख जी, बंसल जी, हमारे गणेश जोशी जी, बैठे हुए सभी विधायकगण और प्रबुद्ध नागरिक बंधु। सबसे पहले तो आज आप सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और उत्तराखंड के प्रबुद्ध, जिसको कहते हैं कि वरिष्ठतम और प्रबुद्ध सज्जन वृंद के साथ मुझे मिलने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं सबसे पहले तो आपका अभिनंदन करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने बहुत सी बातें रखी हैं, पर मैं उत्तराखंड में आऊं और यमुनोत्री की भूमि, गंगोत्री की भूमि, केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे पूज्य स्थानों के देवभूमि को सबसे पहले तो मैं नमन करता हूं और आशीर्वाद लेते हुए आप सबके साथ। उत्तराखंड वैसे छोटा सा प्रदेश है, 1 करोड़ 10 लाख की आबादी है, लेकिन देश में इसका एक अपना बहुत बड़ा स्थान है। फिर चाहे वो राजनीतिक दृष्टि से लिया जाए, फिर वो चाहे सामाजिक दृष्टि से लिया जाए, फिर चाहे वो प्रशासनिक दृष्टि से लिया जाए, फिर चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से लिया जाए, उत्तराखंड का बहुत बड़ा कॉन्ट्रिब्यूशन है। और इसलिए ऐसी धरती पर मुझे आने का सौभाग्य मिला और प्रबुद्ध जनों से मिलने का मौका मिला। मैं अपने आप को अभिभूत समझता हूँ कि इस वातावरण में आप लोगों से मिलने का मौका मिला है। अगर हम देखें राजनीतिक दृष्टि से तो यूनाइटेड उत्तर प्रदेश के 3 चीफ मिनिस्टर्स यही उत्तराखंड की धरती से हैं, जो हम पहाड़ी प्रदेश कहते हैं। फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ और फिर जनरल्स की एक बड़ी श्रृंखला है जिन्होंने यहाँ का नुमाइंदगी की है। अगर हम कैबिनेट मिनिस्टर्स की दृष्टि से देखें तो भी एक बहुत बड़ी संख्या है जिन लोगों ने यहाँ से नुमाइंदगी की है। और आज भी हमारे रमेश पोखरियाल जी निशंक जी, वो भी यूनियन कैबिनेट में है। तो उत्तराखंड ने हर एक दृष्टि से, जनरल्स की दृष्टि से, ब्यूरोक्रेट्स की दृष्टि से, रिसर्चर्स की दृष्टि से, साइंस की जगत की दृष्टि से, एक पहाड़ी प्रदेश होने के बावजूद भी दुर्गम परिस्थितियों में भी देश को एक नेतृत्व दिया है। ऐसे उत्तराखंड की जनता को और यहाँ के लोगों को मैं नमन करता हूँ। मित्रों, हमारे से पहले बहुत से लोगों ने आपसे सारी बातें कही हैं, मुझे उसमें कुछ बहुत जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आप सबके साथ यह जरूर शेयर करने की इच्छा है कि हम आप सबके आशीर्वाद से विपरीत परिस्थितियों में भी आपका सहयोग लेते हुए विचारधारा के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने में मोदी जी के नेतृत्व में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और न छोड़ रहे हैं, इस बात का आपको विश्वास। अभी कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, बड़ी दिक्कत आती है। अभी बिहार का चुनाव हुआ, 110 सीटों में 74 सीटें, हमारा स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा था और हम स्ट्राइक रेट की बात करें तो 67% था। लेकिन विचार में लड़ाई किसके साथ थी? एक तरफ विकासवाद, बिहार की धरती पर देखिए, जहां ब्रिज बन रहा है, जहां पुल बन रहा है, जहां इलेक्ट्रिफिकेशन लाइनों की हो रही है, जहां डबल लेन बन रही है, जहां 4 लेन बन रहा है, जहां 6 लेन बन रहा है, जहां ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बन रहा है, सबके ऊपर अगर किसी की मुहर है तो वो नरेंद्र मोदी की मुहर है और वह एनडीए सरकार की मुहर है। लेकिन चुनाव में आप भी पूछते थे क्या होगा बिहार में, क्या होगा बिहार में। सबने गोलबंदी कर ली, गुंडा राज प्रबल हो गया, जैसे कि सरकार ही इनकी आ रही है। मैं इसलिए कहता हूं कि राजनीति में किस तरीके की चैलेंजेस से हम लड़ते हैं। मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट जिन्होंने बिहार को खून की धरती बना दिया था, जिनके एक नहीं अनेकों कांड हैं और वो भी नरसंहार के कांड हैं, उनके साथ हाथ मिला लिया गुंडा राज ने। और बड़ी दुर्गम स्थिति होती है
कि एक समय में बिहार में एक रैली निकली थी जिसका लालू प्रसाद जी ने नेतृत्व किया था। लाठी तेल पिलैयन लाठी भंजियन, यानी लाठी में तेल डालो, उसको पक्का मजबूत करो और उसको भांजो और भांजते हुए रैली में आओ। ये मुख्यमंत्री ने संदेश दिया था बिहार में। ऐसा गुंडा राज्य हो, उसके साथ ये मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट मिल जाए, फिर कांग्रेस मिल जाए, जो कांग्रेस आजकल मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगी। मोदी जी धारा 370 को समाप्त करें तो वैसे तो मेरे दादा भी बोलते थे कि घिस घिस के घिस जाएगी, तुम्हारे में ताकत नहीं थी घिसाने की। मोदी जी ने इसको समाप्त भी कर दिया और अमित शाह ने रणनीति ने उसको दस्तो नाबूद कर दिया, उसको धाराशाही कर दिया। ये हमारी, लेकिन तुम आज उसका विरोध करने लगे हो। तुम्हारी दलील लेकर के इमरान खान राहुल गांधी के आर्गुमेंट को लेकर के यूएनओ में जाता है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाता है। देश का पूर्व गृह मंत्री चिदम्बरम बोलते हैं कि हम धारा 370 फिर से लाएंगे। शशि थरूर लाहौर में जाकर के पाकिस्तान में भारत की बुराई करते हैं और पाकिस्तान की बड़ाई करते हैं। ऐसे लोगों का मिलन के बावजूद भी आप लोगों के आशीर्वाद से बिहार में हम यशस्वी हुए। ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, ये मोदी जी की ताकत है, जिसको समझना चाहिए। अभी चुनाव हुए, गुजरात में 8 की 8 सीटें बीजेपी ने जीती। अभी चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में 7 में से 6 सीटें बीजेपी ने जीती। मध्य प्रदेश में 28 में से 21 सीटें बीजेपी ने जीती। कर्नाटक में 2 में से 2 सीटें बीजेपी ने जीती। तेलंगाना में इकलौती कांग्रेस की सीट, टीआरएस की सीट, एक तरफ केसीआर की सीट, एक तरफ उसके बेटे की सीट, एक तरफ उसके दामाद की सीट, और उसके बीच में दुबाका, और दुबाका में भी धमाका करके भारतीय जनता पार्टी का वहां समय का परचम। मणिपुर में 4 की 4 सीटें जीती, बिहार का चुनाव जीता, उत्तर प्रदेश जीता। सब जगह भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिल रहा है, आप लोगों के आशीर्वाद से। और उसमें भी मैं ये कहना चाहता हूं, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की राजनीति का डेफिनेशन, भारत की राजनीति का कायाकल्प करते हुए एक नया डेफिनेशन दिया है विकासवाद का। इसके पहले कोई नहीं चर्चा करता था विकास की। सब जैसे ही चुनाव आते थे, जाति पंथ भेद भाव, तुम इधर के हम उधर के, हम गंगा के इस पार के तुम उस पार के, तुम पिछड़ी हम अगड़े अगड़े पिछड़े, इसी में बांट देते थे समाज को। लेकिन मोदी जी ने विकासवाद का नारा रखा और विकासवाद को अपना मंत्र मान करके चलते हुए आगे बढ़े। और आज इसलिए हम बीजेपी के लोग ये कह सकते हैं बड़े गौरव के साथ कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में देश की तस्वीर और तकदीर बदल रही है। जो लोग एक समय में गुंडा राज के प्रोपोगेटर्स थे, वो लोग आजकल विकास की चर्चा करने लगे। बिहार के चुनाव में मैंने कहा शुक्र है जो आज तक ये कहते थे, आपको मालूम नहीं होगा बिहार के बारे में, टाटा ने अपना शोरूम बंद कर दिया, बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने शोरूम्स वापस ले लिए क्योंकि उनको शोरूम्स को लूट लिया गया था। और मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगर एक बड़ी शादी हो, उसमें कुछ लोग अगर आकर के गाड़ी निकाल करके ले जाए तो कौन सी बड़ी बात है। अगर रक्षक ही भक्षक हो जाता है तो किस तरीके से प्रदेश का नुकसान होता है, ये हमको समझना चाहिए। लेकिन आज वहां पर भी हम इतने लाख नौकरियां देंगे ये कहने के लिए मजबूर अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने मजबूर किया है, उनके विकासवाद ने मजबूर किया है, वो हमको समझना चाहिए। अब ये कोविड मैनेजमेंट का सवाल है। देखिए, जो चीज हमें प्राप्त हो जाती है ना, हमको उसकी कीमत नहीं समझ में आती, और जो हमको नहीं प्राप्त होती है तब हमको समझ में आता है कि हमारा क्या फर्क पड़ा है। आप बताइए, अमेरिका हमसे स्वास्थ्य की दृष्टि से ज्यादा सक्षम था कि नहीं था? आप बताइए, फ्रांस हमारे से ज्यादा स्वास्थ्य की दृष्टि से सक्षम था कि नहीं था? इटली हमसे स्वास्थ्य की दृष्टि से ज्यादा सक्षम था कि नहीं था? ये सारे देश कोविड-19 में अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे और इनके स्वास्थ्य सिस्टम कोलैप्स कर गए। क्यों? आप बताइए, ट्रंप को चुनाव में कोविड-19 का मैनेजमेंट का फेस करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा?
और इनके मिसमैनेजमेंट के कारण उस गद्दी गई कि नहीं गई। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने टाइमली और बोल्ड डिसीजन लेकर लॉकडाउन लगाकर 130 करोड़ के देश को बचाने का काम किया है। यह हमको ध्यान रखना है। समय पर उन्होंने कहा कि लॉकडाउन लगेगा, और मैं धन्यवाद देता हूं भारत की जनता को जिन्होंने मोदी जी की बात को एकदम अक्षरशः पालन किया और उसके कारण हो सका। आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं, मैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। यहां धस्माना साहब बैठे हुए हैं, उनको मालूम है स्वास्थ्य की स्थिति कैसी होती है। एक एनआईवी पुणे में लैब थी हमारी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, और साल भर दिन भर में 1500 टेस्टिंग कैपेसिटी थी हमारी। जब लॉकडाउन लगाया गया और जब कोविड दूसरे दिन डबल हो रहा था, तो उस समय हमारी 1500 कैपेसिटी थी। यहां से देहरादून से सैंपल जाता था, पुणे जाता था, 3 दिन बाद लौट के आता था, तब पता चलता था कि कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया और लॉकडाउन की अवस्था में 1500 लैब तैयार की गई और आज 15 लाख प्रतिदिन टेस्ट कैपेसिटी हमारी बन गई। 15 लाख हमारी टेस्ट कैपेसिटी बन गई। उस दिन हमारे पास एक भी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं था, विदेश से मंगवा रहे थे, आने में नुकसान हो रहा था, मिल नहीं रहा था। उन्होंने उद्यमियों को, अभी अरोड़ा साहब कह रहे थे, उन्होंने उद्यमियों को प्रेरित किया और उनको प्रेरित करके आज 4.5 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट प्रतिदिन भारत बना रहा है। भारत के साथ साथ अब एक्सपोर्ट कर रहा है। यह है नेता की ताकत और यह है भारत की ताकत। हमारे पास वेंटिलेटर की कमी थी, आज 3 लाख वेंटिलेटर बन करके तैयार है। हमारे पास उस समय एक भी डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल नहीं था, आज 1600 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल हैं और 4.5 लाख बेड कैपेसिटी है, जिसमें 50,000 आईसीयू कैपेसिटी है। तो यह परिवर्तन लॉकडाउन की अवस्था में, इसलिए उस समय कहा मोदी जी ने कि जान है तो जहान है, और जब हम तैयार हो गए तो कहा जान भी है और जहान भी है, दोनों की चिंता की जाएगी। यह मोदी जी का नेतृत्व है। आप देखिए, कहना आसान होता है, मैं धन्यवाद देता हूं उत्तराखंड के पार्टी को भी और सरकार को भी, जिस तरीके से आपने गरीबों की चिंता की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, इसकी व्यवस्था दिवाली तक की गई, मार्च महीने से लेकर। 20 करोड़ बहनों के खाते में 500 रुपए 3 महीने के लिए 1500 रुपए पहुंचाया गया। हमारे दिव्यांग भाइयों के लिए, विधवा बहनों के लिए और वृद्ध हमारे बुजुर्गों के लिए 1,000 रुपए पहुंचाया गया 3 महीने तक, और 8 करोड़ को गैस का 3 महीने का फ्री सिलेंडर देकर के उनका चूल्हा जल सके, इसकी व्यवस्था की गई। 8 करोड़ 56 लाख किसानों के खाते में 2,000 रुपए और 2,000 रुपए 4,000 रुपए डालने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। यह छोटी घटना नहीं है। और देखिए, जब मोदी जी कहते थे कि खाता खोलो, तो सब कहते थे क्या बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, बैंक में खाते खुलवा रहे हैं। और यही कोविड में जब सब लॉकडाउन था, तो न पोस्ट ऑफिस, न पोस्टमैन, न मनी ऑर्डर, सीधे बहनों के खाते में और 8 करोड़ 56 लाख किसानों के खाते में 2,000 रुपए और 500 रुपए सीधा उनके खाते में पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया है। यह हमको ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर टेड्रोस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने कहा कि इंडिया हैज नॉट ओनली आंसर्ड द हेल्थ इश्यूज, it has also answered the economic issues. They have taken care of the subsistence of the people of India. UN के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि they have addressed the economic issue. This आत्मनिर्भर पैकेज is something which we should understand. और उत्तराखंड भी पीछे नहीं रहा। आज 13,000 आपकी पर डे की टेस्टिंग कैपेसिटी है, 58 आपने लैब बनाए। त्रिवेंद्र जी, आपको बधाई। और कुल मिलाकर के 11 डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाए, 815 आपके पास आईसीयू बेड्स हैं और ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड 3,500 आपने उत्तराखंड के छोटे से अवधि में किया। 708 वेंटिलेटर्स की का प्रावधान आपने उत्तराखंड में किया है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। उसी तरीके से अब हम लोग
वन नेशन वन राशन कार्ड। अब ये कोई छोटी बात नहीं है। हमारा बिहार का व्यक्ति, आपके उत्तराखंड के व्यक्ति यहां से जाते हैं, मुंबई में सर्विस करते हैं। अब उनका राशन का कार्ड यहां हो या मुंबई में हो, लेकिन अब हमने ये व्यवस्था कर दी है कि अगर पत्नी यहां है, बच्चे यहां हैं, तो यहां भी राशन मिलेगा, और अगर वो अकेला मुंबई में है तो उसको भी राशन मिलेगा। इस तरीके की व्यवस्था की गई, वन नेशन वन राशन कार्ड, और इसका काम भी हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आपने बहुत अच्छा काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया। फूड पैकेट्स आपने बांटे, लगभग 23,50,000। मैं बंशीधर भगत जी को बधाई देना चाहता हूं कि आपने, जब सारी पार्टियां लॉकडाउन हो गई थी, तब मोदी जी ने कहा, नड्डा, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता समाज की सेवा में जुट जाए, राजनीतिक बात छोड़ के समाज के प्रति वफादार होकर के खड़ा हो। और मुझे खुशी है कि हमने 29 करोड़ फूड पैकेट्स और राशन किट बांटे हैं, और यहां आपने भी 23,60,000 राशन किट उत्तराखंड में बांटे। उसी तरीके से लगभग 2,61,00,000 आपने मास्क बांटे। अब मास्क की भी बात लो। आपको याद होगा मोदी जी ने कहा था कि गमछा से काम चलाओ और जल्दी जल्दी मास्क बनाओ। हमारा महिला मंडल, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, हमारा महिला मोर्चा, सब ने मिलकर के इस काम को तेजी पकड़ी, और यहां भी 2,61,00,000 मास्क बनाने का काम किया। उसी तरीके से लगभग जो सैनिटाइजर्स हैं वह भी आपने लाखों की संख्या में बांटने का काम किया, और गरीबों को उसको साथ जोड़ने का काम किया। आपने बड़ी वर्चुअल रैलीज 2 की, 8 लाख कार्यकर्ताओं को आपने जोड़ा, 70 वीडियो कॉन्फ्रेंसेस आपने की। ये मैं इसलिए सुना रहा हूं कि सरकार के साथ साथ पार्टी भी उत्तराखंड में और सारे देश में खड़ी रही है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। यह आपके साथ में जरूर चर्चा करना चाहता हूं। मित्रों, अभी मोदी जी ने आपदा को अवसर में बदलने का चैलेंज उठाया है। क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदलना है, और इसलिए उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की बात कही है, जिसमें 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया, जिसमें से 3 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई सेक्टर के लिए एक बहुत ही सॉफ्ट लोन की तरीके से इसकी व्यवस्था की गई है। मुझे अभी एग्जैक्ट आंकड़े नहीं ध्यान में है, लेकिन 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसका फायदा उठा लिया है, और मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठाएं, ताकि हम आर्थिक जगत को, जैसा अभी अरोड़ा साहब बता रहे थे कि तीसरी तिमाही में हम लोगों ने आगे अपने आप को बूस्ट पकड़ा है, और इकोनॉमी इज कमिंग बैक टू द रेस। इट इज अ फैक्ट, ये सच्चाई है, और ये विपरीत परिस्थिति में आज आकर के खड़ा हुआ है। इसको भी हमको समझना चाहिए, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन मैं उससे बड़ी बात कहना चाहता हूं कि आप सब लोग, बंशीधर भगत जी, इसकी चिंता करें। फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन आप बनाएं। 1 लाख करोड़ रुपए फार्म सेक्टर में खर्च होना है, और ये 1 लाख करोड़ रुपए मोदी जी के द्वारा आपको आएगा। प्लानिंग आप करेंगे और इंप्लीमेंट आप करेंगे। आपको तय करना है कि ये पैसा मंडी में खर्च होगा, आपको तय करना है ये पैसा स्टोरेज में खर्च होगा, ये पैसा कोल्ड स्टोरेज में खर्च होगा, ये पैसा वैल्यू एडिशन में खर्च होगा। ये किस में खर्च होगा, इसकी चिंता आपको करनी है, लेकिन पैसा केंद्र सरकार का होगा और खर्चा आप करेंगे, ताकि किसानों की तस्वीर और तकदीर बदल सके। इसके लिए हमको काम करना है। इसको भी हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। मित्रों, जब हम बात करते हैं स्कीम्स की, तो आपके ध्यान में आएगा कि पिछले कुछ वर्षों में जितनी भी स्कीम्स आई हैं, वो अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति को मजबूती प्रदान करने के लिए है। अब ये 8 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर दे दिया गया, पहुंचाया गया। ये गैस का सिलेंडर ही नहीं है, इसको गैस का सिलेंडर मत मानिएगा सर, यह विमेन एम्पावरमेंट है। हम सब लोग गांव से आते हैं, मैंने आज सुबेरे भी चर्चा की थी, और त्रिवेंद्र जी कह रहे थे कि बिल्कुल सही बात है। मुझे अपने गांव का याद है, सुबेरे 4 बजे 5 बजे जंगल में आवाज आनी शुरू होती थी, ठक ठक ठक। कोई न कोई महिला किसी न किसी पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रही होती थी, और वह सुबेरे 4 बजे उठ करके फिर 6 बजे आकर के चूल्हा जलाती थी। ये सच्चाई है कि नहीं है? और हर गांव में कोई न कोई पुरुष या महिला पेड़ से गिर करके रीढ़ की हड्डी तोड़वा के बैठा होता।
किसी को भी 30 वर्ष पहले की याद हो तो ये ध्यान में होगा। लेकिन आज चूल्हा पहुंचाकर, और लकड़ी का चूल्हा का मतलब ये हुआ कि हमारी बहनें अपनी आंखें भी खराब करती थी और अपने फेफड़ों में भी लगभग 200 सिगरेट का धुआं एक बार चूल्हा जलने में अपने फेफड़ों में ले लेती थी। इसलिए यह सिर्फ ये हेल्थ इशू भी है। इसके चलते पल्मोनरी डिजीजेस डिक्रीज आएगा, गांव के लोगों की, महिलाओं के फेफड़ों में सुधार आएगा। ये इंपावरमेंट है, ये हमको समझना चाहिए। 11 करोड़ प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा स्वच्छता अभियान के बारे में चर्चा करो, और टॉयलेट्स इज्जत घर की बात की। तो लोगों ने कहा प्रधानमंत्री क्या बात कर रहा है, स्वच्छता की बात कर रहा है, ये कोई बात है? आज 11.5 करोड़ से ज्यादा, 11 करोड़ 50 लाख इज्जत घर बनाए गए हैं, और 11 करोड़ 50 लाख में से 5,22,000 आपके यहां उत्तराखंड में बने हैं। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये इज्जत घर, इसको मैं क्यों कह रहा हूं? पहाड़ों में तो अपने ढंग से होता है, लेकिन मैदानी इलाके में क्या होता था कि महिलाएं सूर्यास्त के बाद झुंड की झुंड गांव से बाहर निकलती थी अपने दैनिक नित्यक्रम को करने के लिए, और सूर्योदय से पहले वह झुंड बना करके निकलती थी। क्या यह सच्चाई नहीं है? और हमारे गांव में भी, पहाड़ों में, हम लोग सूर्योदय और सूर्यास्त के लिए हमारे घर के माताएं बहनें इंतजार करती थी ताकि वो नित्यक्रम जा सके। आज 11 करोड़ इज्जत घर का मतलब है कि 11 करोड़ बहनों को इज्जत देने का काम किया है, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यह कितना बड़ा इंपावरमेंट है ये। आप सोचिए कि उनकी कैसी तस्वीर होती होगी, कैसा जीवन व्यतीत करती होंगी। महिलाएं बेचारी बोलती नहीं है, वो अपने जीवन का क्रम समझ लेती है कि यही हमारे नसीब में है। यह नसीब को बदलने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। आयुष्मान भारत, मैं बहुत खुशनसीब अपने आप को मानता हूं कि मोदी जी के आशीर्वाद से और उनके कहे रास्ते पर, उन्होंने मुझसे कहा था नड्डा तुम चाहे दुबले हो जाओ चाहे जो हो जाओ, मुझे आयुष्मान भारत 6 महीने के अंदर भारत में इंप्लीमेंट करके देना है। तुम चाहे 24 घंटे लगाओ चाहे 18 घंटे लगाओ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये काम करना है। और मुझे खुशी है कि आज दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ केयर स्कीम, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ केयर स्कीम आयुष्मान मोदी जी ने करके दिखाया है। यह बात, और ये छोटी बात नहीं है। कौन है इसमें लोग जो सोशल इकोनॉमिक सेंसस के डेटा में जो सबसे पीछे हैं? और वो कौन लोग हैं? बाय प्रोफेशन है। ऑटो वाला, रिक्शा वाला, रेडी वाला, पेड़ी वाला, रैग पिकर, मेड सर्वेंट, ये बाय प्रोफेशन। वो ब्राह्मण है या पिछड़ा है या अगड़ा है, ये नहीं है। अगर वो घर में काम करने वाली मेड सर्वेंट है तो वो आयुष्मान भारत में आएगी। ऑटो रिक्शा चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, रेडी चलाने वाला, पटरी वाला, ऐसे लोगों को 11 करोड़ 74 लाख परिवारों को, यानी 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का 2,000 गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 5 लाख रुपए देने का काम, सालाना देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यह हमको ध्यान रखना है। और मुझे जानते हैं खुशी क्या है कि यह डिजिटल है। डिजिटल का मतलब क्या है? आप धस्माना साहब जी के हॉस्पिटल में जाओ, मैं धर्मराना जी मुझे वो टोक दीजिएगा अगर कोई गलत बात बोलूंगा। आप धस्माना जी के हॉस्पिटल में जाओ और आप अपना वो मोदी जी की चिट्ठी के साथ वो QR कार्ड वो दिखाओ, वो मशीन में डाला जाएगा। जैसे ही मशीन में डाला जाएगा तो आ जाएगा रमेश कुमार, पिता का नाम, इसका ये नाम, इनके 3 बच्चे, इनकी उम्र ये है, इनका उम्र ये है, ये है। इनसे मांगा जाएगा, धस्माना साहब उससे मांगेंगे कि तुम ये बताओ रमेश कुमार में तुम कौन हो? तो मैं उनका बेटा हूं, मेरा सुरेश कुमार नाम है। तुम्हारा कोई आधार कार्ड है, कोई कुछ, तुम्हारा कोई लाइसेंस है, कोई राशन कार्ड है? अगर है तो हाँ, अगर है तो अपना अंगूठा लगाओ। आप जैसे ही अंगूठा लगाएंगे आपके परिवार का हमेशा के लिए आपका अंगूठा रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद आपको एक गोल्डन कार्ड मिलेगा, आप रखो पॉकेट में, इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आप फिर उसके बाद मुंबई चले जाओ टैक्सी चलाने के लिए, और मुंबई के किसी हॉस्पिटल में जाकर के अंगूठा लगाओगे तो वहां आपके नाम पर 5 लाख रुपए का सुविधा आपको मुकर्रर होगी। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। और अगर आप वेल्लोर के हॉस्पिटल में चले गए या टाटा कैंसर हॉस्पिटल चले गए,
या आप धसवाना जी के हॉस्पिटल में चले गए और आप रहने वाले कहीं के भी हैं, यहां पर आपका इलाज होगा, इलाज के बाद आप वापस बाहर आएंगे, आपको एक एसएमएस कार्ड होगा, जिस समय धसवाना साहब कह देंगे दिस पेशेंट ऑफ आयुष्मान भारत इज डिस्चार्ज, तो इनको एक एसएमएस आएगा कि आपका इलाज हो चुका है, आर यू सेटिस्फाइड, आपका इलाज हुआ है। 2 जगह आप एसएमएस करेंगे, यस और यस, सीधे मोदी जी का पैसा धसवाना जी के अकाउंट में यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा, इलाज का पैसा दे दिया जाएगा। इट इज कैशलेस, इट इज डिजिटल, इट इज ट्रांसपोर्टेबल। हमारा आदमी जाकर के टाटा कैंसर हॉस्पिटल में जाके इलाज कराता है, तो उससे ये नहीं पूछा जाएगा जाओ उत्तराखंड की सरकार से जाकर के हमको लिखा के लाओ, वो सीधा पैसा टाटा कैंसर हॉस्पिटल को चला जाएगा। इतनी बड़ी स्कीम इतने छोटे समय में मोदी जी ने दी है, ये गरीबों को परिवर्तन लाने की स्कीम दी है। मैं इसलिए आपके साथ इस बार इमोशनल हो जाता हूं क्योंकि ये इसने दुनिया में भारत की छवि बनाई है। मैं सुबह भी बता रहा था, आपसे कहूंगा, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में गए तो मुझसे डॉक्टर टेड्रोस ने कहा वेयर इज नड्डा, वेयर इज इंडिया, कम फॉरवर्ड, टेल द वर्ल्ड थ्रू आयुष्मान भारत what Modi ji has done for the world and the other countries should replicate। ये हमारी इज्जत बनी। तो मित्रों, ये आयुष्मान भारत हो, सौभाग्य योजना की बात कीजिए, हाँ, उत्तराखंड का अटल आयुष्मान भारत, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो बचे हुए थे उनको पूरा का पूरा वही अटल आयुष्मान के माध्यम से किया गया। ये छोटी घटना नहीं है, हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है। मैं तो स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, किसी को सुबह सुबह जब डिटेक्ट होता है ना, फोन आता था मुझे, साहब मेरे भाई को कैंसर हो गया है, क्या होगा मालूम नहीं, अब तो घर बिक जाएगा, अब तो जमीन बेचना पड़ेगा, तो इलाज कराना मुश्किल है। ये स्थिति होती थी और फिर भी कहते थे कि पता नहीं जान बचेगी कि नहीं बचेगी। ऐसी परिस्थितियों से निकल करके आज एक हेल्थ की सिक्योरिटी और श्योरिटी का काम मोदी जी ने किया है। सौभाग्य योजना की बात कीजिए, बिजली लाने की बात कीजिए। गांव में आपने देखा होगा, हम लोग 5 बजे के बाद लालटेन साफ करने लगते हैं। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? सारे घर के नौकर जितने भी हैं सब लगे हुए लालटेन साफ करने, जिसका जितना बड़ा घर उतनी ज्यादा लालटेन, और उसको सफाई करने का एक क्रम होता था, फिर जलाने का क्रम होता था। यानी हम सब ताकतवर होने के बावजूद भी बिना इलेक्ट्रिसिटी के कितने मजबूर थे, और लगभग 2 करोड़ लोगों को बिजली पहुंचाई है घरों में, और वो भी मुफ्त पहुंचाई है। मैं सुबह फिर बार बार सुबह की चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इन बातों को मैंने रखा था वहां पर। गांव में क्या होता था, आपके यहां भी यही होता होगा, यही बड़े रोब से बोलता था, तार है तेरे पास? बोले नहीं जी तार तो नहीं है। तो हम कहां से बिजली देंगे, सरकार के पास कोई तार नहीं है। फिर बड़ा गिड़गिड़ाता था, बोलता था अच्छा आधी तार तू खरीद, आधी मैं इंतजाम करूंगा। फिर बोलता था गांव वालों को बोलना खंबा उठा करके ले जाए, और सारा गांव लगता था खंबा उठा के लाता था, पहाड़ों पे चढ़ाता था। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? यही था कि नहीं था? आज सौभाग्य योजना में मोदी जी ने कहा सबके घर में बिजली पहुंचाना सरकार का काम है, फॉर्म भरो, बिजली की तार भी हम देंगे, खंबा भी हम देंगे, पहुंचाएंगे भी, लगाएंगे भी, और तुम्हारे को बिजली पहुंचाएंगे। ये अंतर है। इसको कहते हैं गवर्नेंस, इसको कहते हैं जिसको हमने डेवलपमेंट करने का काम किया। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं, बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, फिर चाहे वो 4 धाम को जोड़ने का सवाल हो, 12,000 करोड़ रुपए की स्कीम है त्रिवेंद्र जी, 12,000 करोड़ रुपीज की स्कीम है। आप देखिए उससे टूरिज्म का कितना अंतर आएगा। उसी तरीके से अन्य स्कीम्स हमारी यहां पर है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग की स्कीम है, और रेलवे की, ये सब चीजें हमारे ध्यान में आनी चाहिए कि किस तरीके से आज हम मुख्य धारा में शामिल होते हुए चीजों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। आपने देखा होगा भी त्रिवेंद्र जी ने आपसे 2 बातें की, हरियाली की बात की, उसके साथ साथ पानी की बात की। ये कौन करता है? जिसके दिल में दर्द हो, जिसमें परिवर्तन लाने की इच्छा हो, जो गांव की भाषा को समझता हो, और अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में शामिल करने का योजना रखता हो। तो चाहे मोदी जी ने जो बात कही है उसको त्रिवेंद्र जी एको कर रहे हैं। इस एको सिस्टम को हमको मजबूत करना है, जिसको हम डबल इंजन की सरकार बोलते हैं। केंद्र से पैसा आए तो लग जाए, ठीक से लग जाए, और उसकी चिंता हो, उसमें परिष्कृत किया जाए, इसकी चिंता की जाए। इसको हमको ध्यान में रख करके काम करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मित्रों,
जहां तक हमारे विपक्ष का सवाल है, मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता, क्योंकि कई लोगों ने अपने आप में वॉलंटरी रिटायरमेंट की स्कीम चला रखी है, वो अपने आप ही वॉलंटरी रिटायरमेंट की ओर जाने के लिए अग्रसर है। लेकिन आप देखिए देश की तस्वीर क्या हो रही है। नेशनल पार्टीज हैव बीन रिड्यूस्ड टू रीजनल पार्टीज और रीजनल पार्टीज हैव बीन रिड्यूस्ड टू फैमिली पार्टीज। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर एक भी पार्टी राजनीतिक नहीं रह गई है जो परिवार की पार्टी नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो पार्टी ही परिवार बनकर के खड़ी हो गई है। यह हमको समझना चाहिए। कभी सोचा था कि हम लोग, हमारा कोई गॉडफादर नहीं, हमारे घर से कोई राजनीति नहीं, मोदी जी के घर से कोई राजनीति नहीं, अमित शाह जी के घर से कोई राजनीति नहीं, राजनाथ सिंह जी के घर से कोई राजनीति नहीं, त्रिवेंद्र रावत जी के घर से कोई राजनीति नहीं, बंशीधर जी के घर से कोई राजनीति नहीं, रेखा जी के घर से कोई राजनीति नहीं, दुष्यंत गौतम का तो दूर दूर से राजनीति का कोई संबंध नहीं था, बंसल जी का कोई राजनीति से नहीं संबंध नहीं, गामा जी का कोई राजनीति से संबंध नहीं, संजय मयूर का कोई राजनीति से संबंध नहीं, जोशी जी का संबंध नहीं, कपूर साहब का संबंध नहीं, लेकिन सब लोग समाज में स्थापित हुए। यह भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है जिसको हमको समझना है। और ये वैचारिक पृष्ठभूमि पर मैं बता रहा हूं, आप सोचिए कि डेमोक्रेसी को राजतंत्र में बदलने का कितना बड़ा षड्यंत्र है। आप समझिए कि किस तरीके से डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी के बेसिक टेनेट को, बेसिक बात को एक चैलेंज करने की इच्छा है। आप ऊपर से उठा लीजिए, जम्मू कश्मीर में सारी पार्टियां पारिवारिक पार्टी हैं। कांग्रेस पार्टी पारिवारिक पार्टी बन गई। आप पंजाब की बात लीजिए, पारिवारिक पार्टी है। आप उससे नीचे आ जाइए, हरियाणा में पारिवारिक पार्टियां, हर एक जगह पारिवारिक पार्टी ही। उत्तराखंड की बात, उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, पारिवारिक पार्टी है। अपने बिहार में बात कर लीजिए, पारिवारिक पार्टी है। वेस्ट बंगाल में बात कर लीजिए, पारिवारिक पार्टी है। उड़ीसा में बात कर लीजिए, पारिवारिक ही है। एक ही परिवार के लोग राज कर रहे हैं। और साउथ तो पूरा ही पारिवारिक पार्टी है। ऐसे में ये जो प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि जाल बिछ रहा है, ये प्रजातंत्र के लिए बहुत खतरनाक सिग्नल है। और भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी है जहां विचारों के साथ काम करते हुए समाज की चिंता करना इसका उद्देश्य है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि हम सब लोग इस चैलेंज को समझें। और जैसा मैंने कहा कि सब गोलबंदी क्यों करते हैं, क्योंकि एक तरफ भ्रष्टाचार है, अनाचार है, व्यक्तिवाद है, परिवारवाद है, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मोदी जी के नेतृत्व में विकासवाद है, जनता की चिंता है, अंतिम व्यक्ति को, पायदान पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने की चिंता है, विकास के साथ साथ नए आयाम स्थापित करने की इच्छा है, देश को आगे बढ़ाने की इच्छा है। इस काम को लेकर के हम चले। तो मित्रों, आप सबसे अब स्कैंडल्स के बारे में बात करूं। जम्मू कश्मीर में हम लोगों ने धारा 370 हटाया तो पहली बार रोशनी आई। वहां रोशनी का स्कैंडल भी तभी पता चला। आपको मालूम नहीं है, वहां एंटी करप्शन एक्ट लागू नहीं था। इन 3 परिवारों ने मिलकर के डल लेक का बहुत बार सफाई की है। आप समझ रहे होंगे, बहुत गाद निकाली है। पता नहीं चला कि पानी में से गाद कितना निकला। केंद्र सरकार के पैसे, एंटी करप्शन एक्ट लगता नहीं। अब जम्मू कश्मीर बैंक पर इंक्वायरी बैठी है। अब ये सारे परिवार अपने आप में फंसे हैं। अब ये रोशनी एक्ट, अपने से ही जमीन, जंगल की जमीन अपने नाम पर, और तारीख बढ़ाते चले गए। ये एक पर एक स्कैंडल चल हुए हैं और इसलिए तकलीफ होना जरूरी है। गुपकार रेजोल्यूशन ये तो होना ही जरूरी है। ये कोई देश के लिए थोड़ी ना है, ये तो अपने को बचाने के लिए है। ये तो अपने को बचाने के लिए अब ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन मित्रों, हमारा आपसे निवेदन है कि आप भारतीय जनता पार्टी पर इसी तरीके से आशीर्वाद बनाए रखें। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा, दुनिया में इसका स्थान। आप बताइए, पिछले 5 साल 6 सालों में दुनिया में भारत का स्थान बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? मोदी जी ने इसको स्थापित किया है कि नहीं किया? नाउ मोदी जी इज एन इंटरनेशनल लीडर और दुनिया के विषयों पर उनकी बोली हुई बात दुनिया सीरियसली लेती है।
अभी यूनाइटेड नेशंस में जिस तरीके से उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के एजेंडे पर पुनर्विचार करने के लिए एक चुनौती दी है, वो भी हमको समझना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।